हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5th और 6th के वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें माइक्रोस्कोप्स के हेल्प के थ्रू जो वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेकेड आई द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको विजुअलाइज करना, उन्हें देखना, उनकी स्टडी करना ही माइक्रोस्कोपी कहलाती है। तो माइक्रोस्कोपी में क्या होता है? माइक्रोस्कोप का यूज होता है। माइक्रोस्कोप्स क्या है? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, ठीक है, जो कि नेकेड आई द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं। तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए कि माइक्रोस्कोपी क्या है, तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निकल फील्ड है जिसमें माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट्स को और जो भी एरिया है ऑब्जेक्ट्स के उन्हें ऑब्जर्व किया जा सके जो कि नेकेड आई द्वारा देखा नहीं जा सकता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट्स जिनका जो है रेजोल्यूशन रेंज जो है नॉर्मल आई के बाहर होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फील्ड में, उस ऑब्जेक्ट्स में जब माइक्रोस्कोप्स का यूज होता है तो उसी चीज़ को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अगर हम लोग बात की जाए कि 3 वेल नोन जो ब्रांचेस हैं माइक्रोस्कोपी के वो कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। इसके साथ ही साथ में जो इमर्जिंग फील्ड एक्सरे माइक्रोस्कोपी है ये भी यूज किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो विजुअलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो ये सारे जो हैं ये फील्ड हैं, ये ब्रांचेस हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया और जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो गया, इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो प्रोसीजर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके और जो रिजल्ट है वो सही आ सके। तो ये हो गया आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What is high speed centrifuge? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है ताकि उस मिक्सचर में जो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है उसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनका डिफरेंट डेंसिटी प्रेजेंट है, उनको सेपरेट करने के लिए उनके डेंसिटी के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से जब ये प्रोसेस कराई जाती है तो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज यूज किए जाते हैं, उन्हीं में से एक टाइप जो है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है। तो What is high speed centrifuge? तो high speed centrifuge क्या है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की बात की जाए तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो है जितने भी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होते हैं ना, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एकदम ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो सेपरेशन है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ हो और जो सेपरेशन है वो सही से हो, वहाँ पे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। इसका हाईएस्ट स्पीड होता है, इसी वजह से तो इसका हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन नाम है। और टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो जो स्पीड है ना
उस सेंट्रीफ्यूज का इतना ज़्यादा हाई होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो वो उस मिक्सचर पर अफेक्ट कर सकता है एडवर्सली। इस वजह से इसमें टेम्परेचर कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की बात की जाए तो ऐसे सेंट्रीफ्यूज जो कि सोफेस्टिकेटेड प्रोसेस में यूज किए जाएं और इनका बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो, टेम्परेचर कंट्रोल की जो कंडीशन है इनके लिए नेसेसरी हो, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें जो ऑपरेटर होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो केयरफुली कंट्रोल करता है स्पीड को और टेम्परेचर को, जो कि रिक्वायर्ड होता है सेंसिटिव बायोलॉजिकल सैंपल्स में। ऐसे बहुत सारे सैंपल्स होते हैं जिसमें जो है, फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया, डीएनए का अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया तो क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाता है, वो टूट जाता है और फिर क्या होता है, वो यूज़फुल नहीं रहेगा। इस वजह से बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव बायोकेमिकल जो सैंपल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। चलिए, 3 टाइप्स ऑफ रोटर्स जो कि हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में यूज किया जाता है, दैट आर फिक्स्ड एंगल रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर एंड द वर्टिकल रोटर्स। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका जो डायग्राम है वो पूछा हुआ है। तो अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप को देखें तो इसमें जो है लाइट का यूज़ किया जाता है, मेनली सनलाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे इसके जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीस हो गया, जिसके थ्रू जो भी इमेज है वो देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नोज पीस होता है जो कि लेंसेज को फिक्स करने में और उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्पेसिमेन स्टेज होता है जिसपे जो स्पेसिमेन है वो रखा जाता है उसको देखने के लिए। एंड देन बॉडी हो गया इसका, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, यहाँ से लाइट आता है, रिफ्लेक्ट होता है और स्पेसिमेन पर पड़ता है। बेस हो गया। तो ये सारे जो है ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसका डायग्राम है। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी में जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स को पढ़े हैं तो उसके कैरेक्टर तो आपको याद ही होने चाहिए, साथ ही साथ में डायग्राम भी याद होना चाहिए। और ये कैसे याद होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम पूछ देता है, उसमें आप कितना भी लिख लीजिए, आपको कितना भी पता हो उससे मतलब नहीं है। डायग्राम जब पूछा तो डायग्राम ही ड्रॉ करना होगा ना, इस वजह से डायग्राम को आप जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं उनके डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिसके थ्रू अगर एग्जामिनेशन में डायग्राम पूछा जा रहा है तो आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्वेट्सबर्ग जो है वो इस टर्म को बताए थे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का जो यूज़ है, इस जो वर्ड को देने वाले कौन इंसान है, दैट इज स्वेट्सबर्ग। सबसे पहले इन्होंने ही इस वर्ड को यूज़ किया था और ये जो है एक कॉलिस्ट केमिस्ट थे। ये यूज़ किए थे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को ताकि डिटरमाइन किया जा सके मॉलिक्यूलर वेट को और सब यूनिट को, जो भी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन के स्टडीज़ के लिए, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था, जो कि चेंज किया था आइडिया को, जो कि बेसिक जो कन्फर्मिंग जो स्ट्रक्चर था, जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था इसके वजह से। एंड दैट वाज सबसे पहले जो इसके ऊपर वर्क किए थे वो कौन थे, स्वेट्सबर्ग थे। तो जो सबसे पहला कमर्शियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो था वो प्रोड्यूस हुआ था 1940 में बाय स्विंको द्वारा। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन का टेक्निक जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। स्वेट्सबर्ग में सबसे पहले इसका नाम जो है वो बताया था। इस वजह से आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स की जब आप स्टडी करते हैं तो 70s 80s राइबोसोम कहते हैं ना,
तो एस क्या था होता है, स्वेसबर्ग यूनिट होता है। वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, माइक्रो जो भी उनके मोलिकुलर वेट हैं उनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है 70s में 80s में, ठीक है। और उसमें जो एस है वो क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, स्वेसबर्ग यूनिट होता है, जो कि उनके डिफरेंशियल मोलिकुलर वेट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के लिखे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर द इम्प्रूव द कंट्रास्ट ऑफ द अनस्टेन एंड ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। तो यहाँ पे जो है जितने भी अनस्टेन या फिर ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस है उनको विजुअलाइज करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका इमेज देखने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि लाइट जो है वो आती है और ये लाइट स्कैटर होती है बाय द स्पेसिमेन पर, एंड जब ये इंटर होती है ऑब्जेक्टिव लेंस पे तब ये प्रोड्यूस करती है ब्राइट इमेज को, और ये इमेज जो है ना ये डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट बनता है। इसी वजह से इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज होता है। ये जो है इसका अगर हम लोग रेजोल्यूशन की बात की जाए तो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसका रेजोल्यूशन लो होता है, और ये माइक्रोबायोलॉजी, ऑटो रेडियोग्राफी वहाँ पे इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ में बहुत सारे वेरिएशन जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट हैं ताकि इनका और भी अच्छे से बेटर यूज़ किया जा सके, अच्छे से इसका एप्लीकेशन जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेस कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है? सबसे पहली चीज ये कि जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो वाइडली यूज टेक्निक होता है जहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं लाइट के इंटेंसिटी पर वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी का जो डिफरेंस है वो अल्टर करता है पाथ ऑफ द लाइट को मोर देन द लेस डेंसर रीजन्स में। अब ये जो इंटरफेरेंस है विद द डाइफ्रैक्टेड लाइट के वजह से ये रिजल्ट करता है फेस कंट्रास्ट इमेज को, और ये जो है यूज़ किया जाता है थिन ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इसकी बात करें कि थिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इनका यूज़ नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट यूज्ड टू स्टडी थिक ऑब्जेक्ट्स। और इनका जो यूज़ है वो सेल डिवीज़न हो गया या फिर जो भी स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन है, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है, तो वहाँ पे जो चेंजेस किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से जो प्रोसेस है वो होता है, इन सारी चीज़ों में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज होता है, ठीक है। तो जितने भी अनस्टेन्ड सेल्स हैं जहाँ पे इंडोसाइटोसिस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, स्यूडोपोडिया अगर है कोई फॉर्मेशन तो उसका हो रहा है, या फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस है, तो ये सारे जो प्रोसेस है इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस को पढ़ने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के एप्लीकेशन क्या है?
ये सारे जो है फॉलोइंग एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोप के, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इन विवो इमेजिंग में। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके स्ट्रक्चर को पढ़ना, जिनके फंक्शन को पढ़ना, जिनके फिजियोलॉजी को पढ़ना, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, उन्हें विजुअलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। साथ ही साथ में जो इन विवो इमेजिंग है उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। उसके बाद अगर ऑप्टिकल मॉलिक्यूलर इमेजिंग की बात की जाए, जिसमें ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो ये ऑप्टिकल मॉलिक्यूलर इमेजिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। किस चीज़ के लिए? फॉर द स्टडी ऑफ टेम्पोरल एज वेल एज स्पेटियल डायनामिक्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस। तो बायोमॉलिक्यूल्स, उनके इंट्रैक्शंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, उनके इमेजेस को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इमेजिंग है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उनका यूज़ होता है। उसके बाद जो सिंगल मॉलिक्यूल इमेजिंग है लिविंग सेल्स में, वो भी पॉसिबल किसकी वजह से होता है? माइक्रोस्कोप की वजह से होता है। इट इज यूज्ड टू रिवील द इंटरेक्शंस एंड द फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सेल्स। अब अलग अलग सेल्स हैं, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग फंक्शन होता है। तो किस तरीके से ये इंटरेक्शन शो करते हैं, किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स का फंक्शन है उन सेल्स में, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को अगर आप देखें तो हर फील्ड में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसको पूछा गया। अगर यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले तो आप माइक्रोस्कोप को बताएंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स को बता दीजिएगा, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल आप इन एप्लीकेशन को लिखने के बाद आप जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइट माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ में मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोस्कोप जो है वो बायोलॉजिकल सैंपल्स को फ्रॉम द पेशेंट आइडेंटिफाइड डिजीज़ या फिर वायरसेस को टेस्ट करने के लिए, या फिर न्यू वैक्सीनेशन या मेडिसिन की जो स्टडी है उनकी जो टेस्ट है, वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। फॉरेंसिक्स में अगर हम लोग बात करें तो फॉरेंसिक्स में भी माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है बुलेट फाउंड ऑन ए क्राइम सीन टू कंपेयर देम विद द बुलेट्स फाउंड इनसाइड अ पर्टिकुलर गन। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक्स में एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में पाया जा रहा है, जो कि उस इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है, और उस इकोसिस्टम में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, अगर है तो क्या रीजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोलॉजी में होने वाली ढेर सारी चीज़ें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, उनके स्ट्रक्चर से, उनके फंक्शन से रिलेटेड हैं, उनके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस इकोसिस्टम में क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है, अगर उसकी स्टडी करनी है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके क्या स्ट्रक्चर है, इनके क्या फंक्शन है, ये किस तरीके से इंटरेक्शन को शो करता है। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं इसमें जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आर्ट्स में भी जैसे कि माइक्रोग्राफ्स हो गए जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, ये यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, डिजिटल आर्ट वर्क्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो माइक्रोस्कोप हैं और जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो भी अंदर का जो इमेज है उसको फॉर्म करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। एंड साथ ही साथ में ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि अगर किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके इमेज को विजुअलाइज किया जा रहा है, उसे स्टडी किया जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में किसी भी तरह का कोई भी डैमेज जो है वो ना हो। तो ठीक है, ये चीज़ तो है ही कि एप्लीकेशन है, साथ ही साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह का जो डैमेज है वो उस फील्ड में ना हो। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड व्हाट आर इज एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन के लिए ये यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर्स हैं, अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट हैं, और ये सब्सटेंसेस उनके डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट किए जाते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो जब भी बायन्ड फोर्स जो है और फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ठीक है, तो बायन्ड फोर्स से और फ्रिक्शनल फोर्स से जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा तब सेंट्रीफ्यूगेशन एप्लीकेबल होता है, और ग्रेविटी के भी हेल्प से जो सब्सटेंसेस हैं उनके डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन अलग अलग जो है फील्ड में यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन को डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या। सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहली चीज़ एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि यूज करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ताकि जो पार्टिकल्स हैं एक सॉल्यूशन में पड़े हुए वो सेपरेट हो सके। ये पार्टिकल्स इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल का साइज कैसा है, शेप कैसा है, डेंसिटी कैसा है, मीडियम की विस्कोसिटी कैसी है, रोटर का जो स्पीड है वो कैसा है, उस सारी चीजों पर जो सेपरेशन है वो डिफर करता है, वो डिपेंड करता है। मतलब क्या है, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन आखिर हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर ही होगा ना, जिस डिवाइस के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसे सेंट्रीफ्यूज ही कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर रोटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो रोटर किस स्पीड का है, हाई स्पीड का है, लो स्पीड का है, इस चीज़ पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ में वो जो साइज है जो पार्टिकल का वो कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, शेप कैसा है, इन सारी चीज़ों पर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, वैरी करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो डेंसर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो माइग्रेट होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज से, और वाइल जो लेस डेंसर कंपोनेंट हैं वो मिक्सचर से माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स द एक्सिस। अब जो केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं वो इंक्रीज करते हैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑफ द टेस्ट ट्यूब को, ताकि जो प्रेसिपिटेशन है वो ट्रैवल हो सके क्विकली और फुल्ली ये बॉटम ऑफ द जो ट्यूब है वहां पे वो चला जा सके। अब जो रिमेनिंग लिक्विड प्रेजेंट है जो कि अबव द प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट या सुपरनेट कहते हैं। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूज में देखें ना तो सेंट्रीफ्यूज में जो भी सॉल्यूशन रहता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ रहता है, उसी में वो जो सैंपल है वो पड़ा हुआ रहता है, और फिर वो रोटर के हेल्प से वो रोटेट होता है, और जो भी डेंसर पार्टिकल होता है
वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लिक्विड पार्टिकल या जो लेसर डेंसर पार्टिकल रहता है वो ऊपर फ्लोट होता है, जिसे सुपरनेटेंट या सुपरनेट कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, डेयरी इंडस्ट्री में ये एप्लीकेशन है। अगर हम लोग डेयरी इंडस्ट्री में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है टिपिकली क्लैरिफिकेशन, स्किमिंग ऑफ द मिल्क के लिए यूजफुल होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रीम के लिए यूजफुल होता है, एंड प्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ केसीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड चीज़ प्रोडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ द बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ में जितनी भी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस हो गए, प्रोडक्शन ऑफ जूस हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, वहाँ पे भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका यूज़ होता है। अलॉन्ग विद दैट सोर मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, फैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गए, जो बटर हो गया, शुगर प्रोडक्शन हो गया, वहाँ पे भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका यूज़ किया जाता है। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन को देखें तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वाइन इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन का काम होता है और जो स्टेबलाइजेशन का काम होता है वहाँ पे वाइन्स में ये सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कराया जाता है। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन को देखें तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जो डेयरी प्रोडक्शन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, बिवरेजेस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सारी जगह पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन से पहले एक और चीज़ कि हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है कितने टाइप का होता है और इसमें किस तरीके के रोटर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसे आप इसमें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले डिफिनीशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप, उनमें कौन से किस तरीके के जो रोटर्स हैं वो यूज़ होते हैं, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, और इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स के क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो हैं वो फॉरेंसिक और रिसर्च लैबोरेटरीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ यूरिन के लिए, ब्लड कंपोनेंट्स के सेपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। ये हेल्पफुल होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स वाइल यूजिंग द प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, जैसे कि साल्टिंग आउट का प्रोसेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन है उसमें जो सेपरेशन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ही हो पाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन है ना, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी इसका सेपरेशन होता है। अब अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है वेस्ट ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो वेस्ट ट्रीटमेंट में होता क्या है कि वेस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी स्लज डी वाटरिंग हो गया, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो जिसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें होती है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, जिससे जो अनप्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से जो भी उसके कंटामिनेंट्स हैं वो उससे जो है सेपरेट किए जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये साइक्लोनिक सेपरेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं एयर फ्लो के हेल्प से विदाउट द यूज़ ऑफ फिल्टर्स के थ्रू, ये किया जाता है। और जितने भी साइक्लोन कलेक्टर होते हैं जिसमें एयर जो है वो एक हेलिकल पाथ में मूव होता है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये इसके थ्रू सेपरेशन इनका होता है। तो जो पार्टिकल जिनकी हायर
इनर्शिया होती है वो सेपरेट होते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वाइल जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं विद द एयर फ्लो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का वो होता है। अदर एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सेपरेटिंग चार्क पाउडर फ्रॉम द वाटर, देयर सेंट्रीफ्यूगेशन इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद रिमूविंग फैट फ्रॉम द ऑयल टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, देयर इज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगेशन बीइंग यूज्ड। सेपरेटिंग टेक्सटाइल्स यहाँ पे यूज होता है। रिमूविंग वाटर फ्रॉम द लिक्विड आफ्टर वॉशिंग इट इन ए सलाड स्पिंटर, यहाँ पे यूज होता है। सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम एन एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोनिक सेपरेशन, ये भी यूज होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। What are the different kinds of chromatography? क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले समझते हैं क्या है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा सेपरेशन का प्रोसेस जिसमें जो है मेनली जो पिगमेंट्स हैं उनका सेपरेशन हो गया, आयंस का सेपरेशन हो गया। ये तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का क्रोमेटोग्राफी है, उस बेसिस पे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका सेपरेशन होता है। ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर हम लोग बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है क्रोमा और दूसरा होता है ग्राफीन। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड है जिसमें दो वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है। पहला है क्रोमा और दूसरा है ग्राफीन। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो एडिशनल चीज़ें थी, इसे आप रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है तो ये सारी चीज़ें आप रफ में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी के क्या डिफरेंट टाइप्स हैं? तो क्रोमेटोग्राफी जो है ना बहुत सारे टाइप्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स जो हैं क्रोमेटोग्राफी के हैं। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ chromatography are being given here या फिर are being discussed here, ठीक है। given या discussed आप लिख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वो क्या है? प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में, अच्छा क्रोमेटोग्राफी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोमेटोग्राफी में दो जो फेज है ना वो प्रेजेंट होता है। एक स्टेशनरी फेज होता है, दूसरा लिक्विड फेज, दूसरा मोबाइल फेज होता है, ठीक है। दो फेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, पहला स्टेशनरी फेज, दूसरा मोबाइल फेज। इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। स्टेशनरी फेज की अगर हम लोग बात करें तो मेनली ये सॉलिड या फिर लिक्विड होता है, और गैस मोबाइल फेज की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड या फिर गैस फेज में ये रहता है। तो क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि जब कोई भी मान लीजिए सैंपल आया, ठीक है, तो इसमें जो दोनों फेजेस प्रेजेंट हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, इन दोनों ही फेजेस पे वो जाते हैं और जिस भी तरह का वो क्रोमेटोग्राफी है उस हिसाब से वो इंटरेक्शन को शो करते हैं। और इस बेसिस पे इनका जो सेपरेशन है मिक्सचर में प्रेजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का
और डिफरेंट कंपाउंड्स का, वो सेपरेशन जो है वो होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें जो स्टेशनरी फेस प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है वो प्लेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो प्लेन है ये पेपर इम्प्रिंटेड होता है बाय अ सब्सटेंस दैट इज एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है या फिर थिन लेयर जो भी क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज स्प्रेड ऑन अ ग्लास एंड मेटल और अ प्लास्टिक प्लेट दैट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो है इस चीज को बताया जा रहा है कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो किस तरीके का होता है, और इसका अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए पेपर क्रोमेटोग्राफी से या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, तो उसमें स्टेशनरी फेज जो है वो किस तरीके का होता है। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम लोग बात करें तो इसे जो है ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्योंकि प्लेन प्रेजेंट होता है और उस प्लेन पे जो स्टेशनरी फेज है ना वो प्रेजेंट होता है। जब सैंपल आता है तो इस प्लेन के थ्रू जाता है और इसके जो भी जिस भी तरह का इसका एब्जॉर्प्शन होगा उस हिसाब से जो सैंपल है वो सेपरेट होता है। तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद सेकंड जो है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक लिक्विड स्पैटिशन होता है। इसमें क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो एंड होता है पेपर का वो डिप्ड होता है इन अ सॉल्वेंट मिक्सचर जिसके अंदर एक्वस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट है वो सोक किया जाता है इन पेपर बाय द कैपिलरी एक्शन बिकॉज ऑफ द फाइब्रस नेचर ऑफ द पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, जो पेपर यूज किया जाता है उसको जब सॉल्वेंट में डाला जाता है ना तो उसके जो सॉल्वेंट के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो मूव होना शुरू करते हैं उस पेपर पर, और ये मूवमेंट जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर आप एक्वस कंपोनेंट की बात करें सॉल्वेंट में तो ये बाइंड होता है सेलुलोज पेपर के साथ और देयर बाय ये जो है स्टेशनरी फेज को इसमें कंटेन करके रखता है। उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, ये भी एक टाइप होता है क्रोमेटोग्राफ का। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसे जो है समटाइम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ये एक ऐसा सेपरेशन का टेक्निक होता है जिसमें जो मोबाइल फेज है ना वो गैसियस इन नेचर होता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो सेपरेशन है वोलेटाइल सब्सटेंसेस का या फिर वोलेटाइल डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस उनका सेपरेशन होता है। इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो एक इनर्ट सॉलिड मटेरियल होता है जो कि इम्प्रेग्नेटेड होता है विद अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें क्या होता है कि सैंपल जो है वो रैपिडली हीट होता है, स्फेराइज होता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पोर्ट, इंजेक्टर के हेल्प से ये इंजेक्ट होता है, एंड इसमें जो सैंपल है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द कॉलम बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस कंसिस्टिंग ऑफ इनर्ट गैस। एंड इसमें जो सैंपल प्रेजेंट होता है ये सैंपल के जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये सैंपल्स जो हैं ये सेपरेट होते हैं ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड रिलेटिव एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा विस्कस लिक्विड विद इन द कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये इसका अगर हायर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसकी एफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ, और जो लोअर की जो एफिनिटी होती है वो कॉलम के साथ होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिटैच किए जाते हैं और रिप्रेजेंट होते हैं एज पीक्स ऑन अ क्रोमेटोग्राम। तो इसे आप नोट कर लीजिए।
जो मिक्सचर है वोलेटाइल लिक्विड्स का वो इंजेक्ट होता है विद इन द कॉलम विद द हेल्प ऑफ अलोंग विद द मोबाइल फेज। और जो सेपरेशन है वोलेटाइल मिक्सचर्स का वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो पार्टीशन है कंपोनेंट्स का वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में किस तरीके से है, इस वजह से इसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मोबाइल फेज है वो ज़्यादातर गैस होता है और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होता है, इस वजह से ओवरऑल इसे गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक सेपरेशन का टेक्निक है जिसमें जो स्टेशनरी बेड है वो विद इन द ट्यूब प्रेजेंट होता है। इसमें जो एडजॉर्बेंट्स हैं वो पैक्ड होता है विद इन अ कॉलम इन अ ग्लास ट्यूब। ये सर्व करता है एज द स्टेशनरी फेज, जिसकी वजह से जो ओपन अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है मोबाइल फेज के लिए इन द मिडिल ऑफ द ट्यूब में। और जो एडसॉर्प्शंस है, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, चारकोल पाउडर हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्सेप्टाइड, ये सारे चीजें जो हैं वो यूज होता है। ये जो सैंपल मिक्सचर है सॉल्वेंट में प्रेजेंट वो लोड होता है ऑन दिस कॉलम। इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है ना वो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन द एडजॉर्बेंट। जो इल्यूमिनेशन है वो कैरिड आउट होता है बाय द बफर सिस्टम विच इज मोबाइल फेज। और जो इसमें इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? कॉलम से एट अ डिफरेंशियल रेट विच मे बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड आइडेंटिफाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में IEX भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि सेपरेट करता है कंपाउंड्स को बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, कि नेट चार्ज जो है ना वो किस तरीके का है उस पर। ये इस चीज पर वर्क करता है कि कॉलम को यूज करता है, कॉलम में स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और उसमें जो है चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, और मोबाइल फेज जो है वो भी या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें सेपरेशन और इल्यूमिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेपरेशन में क्या होता है कि चार्ज कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय आयन एक्सचेंजर्स विद द अपोजिट चार्ज, और न्यूट्रल और सिमिलर चार्जेस जो हैं वो पास हो जाते हैं थ्रू द कॉलम। इल्यूशन में क्या होता है कि जो बाउंड कंपाउंड्स हैं वो रिलीज होते हैं बाय चेंजिंग द pH और द साल्ट कंसंट्रेशन। इसके थ्रू ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो वर्क करती है। अब अगर हम लोग बात करें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो तरीके का होता है। कैसे कैसे? ये जो है या तो एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो सकता है या फिर कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है। तो अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है। ये जो टाइप है ना इस चीज पर डिपेंड करता है कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है आयन एक्सचेंज ग्रुप का वो कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ द मीडिया, सैंपल इंट्रोडक्शन एंड ग्रिप्स डोनाट इफेक्ट। सिलेक्शन ऑफ मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो एप्रोप्रिएट जो स्टेशनरी फेज है वो डिपेंड करता है कि चार्ज जो है वो कैसा है, जो प्रॉपर्टी है एनाइलेट की वो कैसी है, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है कंपाउंड्स के वो सेपरेट किए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सैंपल इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सैंपल जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर वॉल्व, इसमें जो लिक्विड सैंपल है वो इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और जो सॉलिड सैंपल है उन्हें क्या है पहले डिसॉल्व किया जाता है इन अ सॉल्वेंट एंड देन इसे इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
गिब्स डोनाल्ड इफेक्ट, ये इफेक्ट तब होता है जब पीएच जो है बफर का और जो आयन एक्सचेंजर का जो पीएच है वो अगर डिफर कर रहा है तो गिब्स डोनाल्ड इफेक्ट जो है वो शो होता है। ये कॉज करता है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि वो अनस्टेबल हो या इम्प्रॉपरली चार्ज हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो भी प्रोटीन है इंटरेस्ट का, जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे क्या करता है, अनस्टेबल करता है और इम्प्रॉपरली जो है चार्ज करता है। तो इसे आप नोट करिए। तो अभी तक हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या होती है, और इसमें हम आपको बताएं कि उसके डिफिनीशन को नोट करना है, उसमें जो है उसके रोटर्स कितने तरह के हैं, उनके क्या एप्लीकेशन है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उनके क्या टाइप होते हैं, उनके क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को भी पढ़े। अब हम लोग डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का जो डायग्राम है उसे डिस्कस करते हैं। तो अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो डायग्राम है उसे डिस्कस करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि पेपर का यूज किया जाता है और ये ज़्यादातर नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है। इसे डिप किया जाता है एक जार में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसमें ढेर सारे जो मिक्सचर्स है ना सारे प्रेजेंट है। अब ये जब इससे ये जो सॉल्वेंट है ये पेपर के कॉन्टैक्ट में जब आएगा ना तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा। इसके सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइप के हैं, तो अलग अलग सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन का जो रेट है, जो कैपिलरी एक्शन है वो कैपिलरी रेट जो है वो डिफर करेगी, जिसके वजह से सेपरेशन जो है वो हो पाएगा। तो ये डायग्राम है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। और मान लीजिए ये सेपरेशन हो रहा है, तो ये ओरिजिनल पॉइंट था जहाँ से अटैचमेंट हो रही थी, ये एक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो वर्क करती है। इसके बाद डायग्राम ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, किस तरीके से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। तो कॉलम है उसमें क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, सैंपल्स प्रेजेंट है और किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से इनका डायग्राम है लो साल्ट इल्यूशन बफर से हाई साल्ट इल्यूशन बफर पे, ये किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको जो आज के जो भी क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। ये दोनों ही यूनिट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारों को डिस्कस करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ कॉलेज में पूछा गया है और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जिसे आज हम लोग डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर नेक्स्ट यूनिट के जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।